जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज के इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग बिहार बोर्ड 2026 क्लास 12 यानी इंटर की परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं। जिसमें आज हम लोग चैप्टर 1 यानी कि हिस्ट्री का चैप्टर 1 का जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, है ना, जो VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। और उस चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता। जी हाँ, बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर के कम से कम भी तो 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आपको यहां से आते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से आपको सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। और बाकी जितना जल्दी से जल्दी इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, है ना, इस क्लास को जुड़िए। और प्यारे बच्चों, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सभी बच्चों तक शेयर करिए, ताकि हर एक बच्चे को इस वीडियो से उसको फायदा हो, है ना। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम लोग हड़प्पा सभ्यता के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, समझने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, आप देख सकते हैं। कहता है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लगी। यदि मैं बात करूं मोहनजोदड़ो का, तो एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही बड़ा नगर था प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो, है ना। जिसमें स्नानागार तो ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे नगरों, चाहे वो हड़प्पा हो, है ना, लोथल है, मोहनजोदड़ो है, बहुत सारे जगहों से स्नानागार प्राप्त हुआ है। लेकिन सबसे जो विशाल स्नानागार जो मिला है वो आपको कहां से मिला है बच्चों? मोहनजोदड़ो से, है ना। जिसके ऊपर हम लोग आज जानेंगे, कुछ विवरण जानेंगे कि आखिर ये था क्या विशाल स्नानागार, है ना। तो कहता है, देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो का विशाल जो स्नानागार था वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल स्नानागार था, सबसे बड़ा स्नानागार था, है ना। इसकी लंबाई की यदि बात की जाए तो इसकी लंबाई 12 मीटर थी, चौड़ाई 7 मीटर और इसकी गहराई जो थी 2.5 मीटर थी, है ना। बिल्कुल एक जलाशय के रूप में था। स्नानागार कैसा था? जलाशय के रूप में था। कहता है यहाँ दुर्ग के भीतर बना हुआ एक आयताकार जलाशय था। यह कैसा था प्यारे बच्चों? तो यह आयताकार जलाशय के रूप में था, जो किसके भीतर? दुर्ग के भीतर ये बना हुआ था। कहता है इस जल कुंड में प्रवेश करने के लिए, है ना, इस जल कुंड में प्रवेश करने के लिए दोनों दिशाओं से, दक्षिण दिशा से भी और उत्तर दिशा से ईंट की सीढ़ियां बनी हुई थी, है ना। इस जलाशय में, है ना, इस तरह से ये जलाशय आप इस तरह से कह सकते हैं, दो तरफ से ये जलाशय था, ठीक है। इस तरह से भी आपको इस तरह से सीढ़ी बनी हुई थी और इस तरह से भी सीढ़ी बनी थी इस जलाशय में प्रवेश करने के लिए। उत्तर और दक्षिण दोनों ही दिशाओं से, है ना, दोनों ही स्वरों से ईंटों की क्या बनाई गई थी? सीढ़ियां बनाई गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि जलाशय के 3 ओर कमरे बने हुए थे, है ना। इधर में और इधर में 3 ओर जलाशय में क्या बने हुए थे? कमरे बने हुए थे, है ना, रूम बना हुआ था। जिसमें ऐसा कहा जाता है कि जिसमें संभवतः ही पुरोहित रहा करते थे। पुरोहित यानी पंडित रहा करते थे। हालांकि पुरोहितों का उतना योगदान तो था नहीं सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन फिर भी ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि जलाशय के जो 3 ओर जो कमरे बने हुए थे बच्चों, इसमें यहाँ पे क्या, इसमें कौन रहा करते थे? पुरोहित रहा करते थे। और इतिहासकारों का यह भी मानना है कि इस जलाशय का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? व्यवहार किस रूप में किया जाता था? अनुष्ठानिक स्नान। अनुष्ठानिक स्नान क्या होता है? जैसे कुछ विशेष खास दिनों पे, है ना, यहाँ पे स्नान किया जाता था। और बाकी जो पानी जो बच जाता था स्नान के बाद, जो पानी जो प्रयोग होता था, वो साधारणतः खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता था, है ना। तो बिल्कुल ये आपका परफेक्ट आंसर है ना। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार, अक्सर ये क्वेश्चन ये पूछते रहता है एग्जाम में, आप इसको VVI क्वेश्चन के अंतर्गत रख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जाना? सबसे पहला मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार था वो पूरे, है ना, पूरे हड़प्पा सभ्यता, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा विशाल स्नानागार था, जिसकी लंबाई कितनी थी प्यारे बच्चों? 12 मीटर थी, है ना। चौड़ाई कितनी थी? 7 मीटर और गहराई कितनी थी? 2.5 मीटर।
कहते हैं कि इस दुर्ग के अंदर, है ना, दुर्ग के अंदर एक बना हुआ बिल्कुल एक आयताकार जलाशय था, और इस जलाशय के बारे में यदि बात किया जाए तो इसके दोनों उत्तर से भी और दक्षिण दिशा से भी दोनों ओर सीढ़ियां बनी हुई थी। इस जलाशय में प्रवेश करने के लिए दोनों ओर क्या बनी हुई थी? ईंटों की सीढ़ियां बनी हुई थी। और ऐसा कहा जाता है कि जलाशय का 3 इलाका में 3 छोर में क्या बने थे? है ना, कमरे बने थे, और इस कमरे में शायद, है ना, पुरोहितों का वास होता होगा। किनका वास होता होगा? पुरोहित लोग यहाँ पे रहा करते थे। और इतिहासकार का यह भी मानना है कि इस जलाशय का, है ना, प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के रूप में किया जाता था, और उसके जो बचे हुए पानी होते थे उससे खेतों की क्या कर ली जाती थी? सिंचाई कर ली जाती थी। आइए हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हम लोग ये चैप्टर 1 का, है ना, चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आज कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विशाल अन्नागार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। है ना, जैसा कि नाम से स्पष्ट, अन्नागार, अन्नागार कहने का मतलब है कि अन्न को, है ना, अनाज को सिंधु घाटी सभ्यता में जहां पे अनाज को स्टोर किया जाता था, रखा जाता था, उसको विशाल स्नानागार कहा जाता है बच्चों, है ना। और ऐसा याद रखिएगा कि सबसे जो विशाल स्नानागार जो प्राप्त हुआ है बच्चों, वो ऐसे तो हड़प्पा से भी, मोहनजोदड़ो से भी और कालीबंगा से भी स्नानागार प्राप्त हुआ है, लेकिन जो मोहनजोदड़ो से अन्नागार प्राप्त हुआ था वो सबसे बड़ा अन्नागार था, है ना। विश्व पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार था किसका? मोहनजोदड़ो का। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार का विशेष महत्व था। क्यों महत्व था? तो अनाजों को स्टोर करने का, रखने का वह स्थल जिसको हम लोग क्या कहते थे? अन्नागार कहा जाता था। कहता है जहां पर अनाजों को, है ना, सुरक्षित रखा जाता था। ऐसे अन्नागार हड़प्पा से भी प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो से भी, कालीबंगा से भी प्राप्त हुए बच्चों, और चनहुदड़ो से भी प्राप्त हुए, और लोथल से भी प्राप्त हुआ है। लेकिन जो मोहनजोदड़ो नगर का जो अन्नागार था वो सबसे बड़ा अन्नागार था, है ना। सबसे बड़ा अन्नागार किसका था? मोहनजोदड़ो को याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो स्थल का, मोहनजोदड़ो शहर का जो अन्नागार था वो सबसे विशाल अन्नागार था। कहता है इसकी जो लंबाई थी वो 45.72 मीटर थी, और इसकी चौड़ाई कितनी थी? लगभग 15.30 मीटर इसकी चौड़ाई थी। इस अन्नागार की लंबाई कितनी थी? 45.72 मीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी थी बच्चों? 15.30 मीटर इसकी क्या थी? चौड़ाई थी। और कहा जाता है कि इसका जो प्रवेश द्वार था वो किधर की ओर? नदी की ओर था, है ना। इसमें प्रवेश करने का इलाका नदी की ओर से, इस अन्नागार में प्रवेश करने का जो इलाका था वो किधर से प्रवेश किया जाता था? नदी की ओर से प्रवेश किया जाता था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बच्चों देख सकते हैं? कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में उत्पादित होने वाले 4 प्रमुख कृषि उत्पादों के नाम लिखे, है ना। तो 4 प्रमुख कृषि उत्पाद कौन कौन थे? तो सबसे पहले याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, है ना, कौन कौन फसल की खेती करते थे? तो गेहूं भी करते थे, गेहूं फसल, जौ होता था, दाल होता था, और सफेद चने की भी खेती करते थे, है ना। इसके अलावा भी और भी फसलों की खेती करते थे, लेकिन यहाँ पे ये 4 फसल जो है सबसे प्रमुख था। जो कहाँ के लोग? सिंधु सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इन चारों फसलों की क्या करते थे? खेती करते थे। आइए हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चौथा नंबर क्या है? सिंधु घाटी में जल निकासी व्यवस्था की 2 विशेषता बताइए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बेहतरीन व्यवस्था थी बच्चों जल निकासी की व्यवस्था। आखिर ये जल निकासी क्या था, है ना। तो जल निकलने के लिए, यानी कि मकान को सिंधु घाटी सभ्यता में घरों को ऐसा बनाया जाता था, बिल्कुल नली और गली एक दूसरे से कनेक्ट होते थे, और वो जो नली का जो पानी होता था बिल्कुल एक बहुत बड़े जलाशय में जाकर के गिरता था। दूसरी चीज है, यहाँ की जो नलियां होती थी वो पक्की ईंटों की बनी होती थी, है ना। तो सबसे बड़ी विशेषता यह थी, जल निकासी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी, यहाँ का जो मकान है और मकान की जो नली होती थी वो बिल्कुल सारा का सारा गली से, जिसको बोलते थे ना, अटैच होता था। जैसे आप एक डायग्राम, एक फिगर से आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया जाए ये सिंधु घाटी सभ्यता का ये गली है ना, और यहाँ पे मकान है। देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या है? मकान है।
आप ये देख सकते हैं, ये मकान है। अब यहाँ का जो हर मकान का जो नली था, हर मकान से निकलने वाला जो पानी था वो बिल्कुल इसी नली से कनेक्टेड था, है ना। बीच में नली के बीच में गली होता था, और ये जो नली का पानी होता था बिल्कुल एक बड़ा सा बड़ा आयताकार जलाशय में जाकर के जमा होता था। और ये जो गली होती थी, है ना, सॉरी, ये जो नालियां होती थी वो बिल्कुल पक्की ईंटों का बना होता था। कैसा बना होता था बच्चों? पक्की ईंटों का, और ढकी हुई नालियां होती थी। और बीच बीच में, इसके बीच बीच में कहीं कहीं पे गड्ढे भी बने हुए थे। गड्ढे इसलिए बने होते थे ताकि कभी नली यदि भर जाता था तो उसको साफ करने के लिए उस गड्ढे का प्रयोग किया जाता था, है ना। तो ये सबसे बड़ी विशेषता थी, और ये भी क्वेश्चन कई एक दफा एग्जाम में पूछ चुका है बच्चों। तो आइए इसका, है ना, आंसर हम लोग जानते हैं एक बार फिर से। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं में से एक था यहाँ की जल निकासी की व्यवस्था। जल निकासी की व्यवस्था, कहते हैं इसके दो विशेषताएं निम्नलिखित है। हालांकि इसकी विशेषताएं तो बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन दो सबसे मेन विशेषता था कि हड़प्पा सभ्यता की जो हर नालियां होती थी वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। हर घर जो होता था वो किससे जुड़ी होती थी? नालियों से जुड़ी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर क्या है, हड़प्पा सभ्यता की जो नली होती थी वो गलियों से जुड़ी होती थी बच्चों। नली किससे जुड़ी होती थी? एक तो पहला बात क्या कि घर नाली से जुड़ा होता था, और दूसरी नलियां जो होती थी वो किससे जुड़ी होती थी? गलियों से जुड़ी होती थी, है ना, जो पक्की ईंटों का बना होता था बच्चों, है ना। ये जो गलियां होती थी, है ना, ये किससे बनी होती थी? पक्की ईंटों से बनी होती थी। तीसरी बात, नालियों की साफ सफाई करने के लिए बीच बीच में जगह जगह पर गड्ढे बने होते थे। क्या बने होते थे? गड्ढे बने होते थे। समय समय पर इन नालियों को साफ करने के लिए समय समय पर क्या बने होते थे? गड्ढे बने होते थे। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे ऐसे समझिए। मान लिया जाए ये एक प्रकार का पूरा क्या है? ये गली है, ठीक है, और ये आपका मकान है ना। हर सिंधु घाटी सभ्यता का मकान इस तरह से बनता था, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का जो मकान था वो एक गढ़ी होता था और एक दुर्ग के रूप में होता था। अब आप ये मकान से नली निकला, ये है ना, आप ये मकान से ये नली निकला, और बीच में, गली के बीच में ही नली कनेक्टेड होता था। अब ये नलियां देखिए कनेक्टेड है ना, हर घर का नली क्या है? कनेक्टेड है। और इस तरह से, और ये जो नली होता था बीच में एक जगह बहुत बड़े जलाशय में जाकर के पानी यहाँ पे क्या होता था? गिरता था। दूसरी चीज, हर नालियों के बीच में, है ना, जगह जगह पर गड्ढे बने होते थे। गड्ढे किस लिए बने होते थे? ताकि, है ना, जब नालियां जब भर जाती थी तो उनको साफ करने के लिए इन गड्ढे, जैसा कि आज वर्तमान समय में भी, है ना, वर्तमान समय में भी यह पद्धति अपनाई जा रही। तो आप समझ सकते हैं कि आज का समाज, नवनिर्मित समाज और सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है बिल्कुल मैच कर रहा है ना। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से लिखना, ध्यान से लिखना। ये भी क्वेश्चन भी आई है बच्चों, है ना, जो कि हर एक कई एक दफा एग्जाम में पूछ चुके हैं। आइए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर इस हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता है कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे नगर खोजे गए थे बच्चों, बहुत सारे, जैसे मोहनजोदड़ो था, है ना, खुद हड़प्पा भी था, हड़प्पा भी एक नगर ही था, ठीक है। उसी तरह से लोथल एक नगर था, है ना, उसी तरह से कालीबंगा एक नगर था। तो ऐसा इतिहासकारों का अनुमान है लगभग 1500 नगरों को खोजा गया था, और ये जितने भी नगर खोजे गए थे वो सब नदी के किनारे खोजा गया था, है ना। सभी नगर किसके किनारे खोजे गए थे? नदी के किनारे। और एक सबसे महत्वपूर्ण नदी था, एक सबसे बड़ी नदी था जिसका नाम था जो सिंधु नदी। तो चूंकि सिंधु और इसकी जितने भी सहायक नदी है, सहायक नदी के इर्द गिर्द में सिंधु हड़प्पा सभ्यता के नगर खोजे गए थे, इसीलिए इस सभ्यता का नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। जैसा कि देखिए आंसर में, हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया अधिकांश जो स्थल था वो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के आसपास में मिला था। जितने भी नगर खोजे गए थे वो सब कहां पे मिला था? सिंधु नदी और इसके सहायक नदी के आसपास
इसीलिए इस हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। आ गया होगा मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम जहन में चला गया होगा। कैसे, है ना? तो एक सिंपल सा आंसर है कि हड़प्पा सभ्यता में खोजे गए जितने भी सारे नगर थे वो सब कहां मिले थे? सब सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द में मिला था। इसलिए इस सभ्यता को क्या कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं बच्चों। आइए तो क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं। फिर से एकदम उसी क्वेश्चन को बदल दिया गया है ना। सबसे अभी मैंने क्या बताया? अभी मैंने आप लोग को बताया हड़प्पा को सिंधु क्यों कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं। अब क्वेश्चन देखिए आ गया कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा। तो याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे नगर मिले। हड़प्पा मिला, मोहनजोदड़ो मिला, चंदहुदड़ो मिला, कालीबंगा मिला, राखीगढ़ी मिला, रोपड़ मिला, सुरकोतदा मिला, लोथल मिला, बहुत सारे सुतका गेंडोर मिला, बहुत सारे नगर मिले। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में मिलने वाला जो हड़प्पा नगर था वो सबसे पहला नगर था। सबसे पहला नगर कौन सा था? हड़प्पा। इसीलिए इस सभ्यता का एक और नाम पड़ा है जिसको क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। आई बात समझ में? हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को? क्योंकि इस नगर में खोजा गया, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे नगर मिले थे लेकिन सबसे पहला नगर कौन सा था? हड़प्पा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हड़प्पा कहते हैं। आइए देखिए, कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला नगर कौन सा था? हड़प्पा था। इसीलिए इस सभ्यता को हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, आई चीज समझ में? तो बच्चों यदि अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में तो बिल्कुल एकदम दबा करके लाइक करिए, शेयर करिए। बच्चों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब यहाँ से, है ना, आपको इंटर आर्ट्स 2026 की तैयारी जबरदस्त तरीके से कराई जाएगी। और मैं आशा करता हूं कि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ से डील किया जाएगा। और आपको अभी तक यदि पढ़ाई नहीं भी शुरू की है तो आपको यहाँ से समझ में आएगा, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। और एग्जाम में सबसे बड़ी बात, एग्जाम में आप उस क्वेश्चन को लिख भी पाएंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखिए, कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के जानकारी के क्या क्या स्रोत है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की यदि जानकारी आपसे पूछा जाए तो क्या क्या स्रोत है? तो सबसे पहला तो पुरातात्विक साक्ष्य, है ना। पुरातात्विक साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्रोत है, जिसके अंतर्गत हम ले सकते हैं किसको? मुहर को ले सकते हैं। पुरातात्विक का मतलब क्या होता है कि खुदाई से, है ना, उत्खनन से जो सामग्री प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत से क्या मिला? सबसे पहला मुहर मिला। उसके बाद अनेक प्रकार के औजारों से भी हम सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हासिल कर सकते हैं, ये स्रोत है। उस तरह से आभूषण भी मिले थे। कहने का मतलब कि जैसे आज के समय में लोग गहने जेवर का शौकीन है, गहना पहनते हैं, जेवर पहनते हैं, उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी आभूषण के क्या थे? शौकीन थे। उसी तरह से मृदभांड मिला है ना। मृदभांड यानी मिट्टी का बर्तन, बड़े बड़े मिट्टी का बर्तन मिला। उसी तरह से आवास भी सिंधु घाटी सभ्यता के, है ना, अध्ययन का एक प्रकार का क्या स्रोत है, इसके जानकारी का क्या है? स्रोत है। तो याद रखना है, आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार और मुहर, ये सारी चीजें, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के जानकारी का क्या है? स्रोत है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, है ना। कहता है अभिलेख। अभिलेख किसे कहते हैं बच्चों? और अभिलेख का क्या महत्व है? अभिलेख का मतलब क्या होता है कि जो चीजें पत्थरों पर लिखी जाती है ना। पुराने समय में हर चीज आज के जैसा कॉपी कलम किताब तो होता नहीं था, तो पुराने समय में लोग पत्थरों पर लिख करके जमीन में दबा देते थे। कुछ हिस्सा ऊपर दिखता था, कुछ हिस्सा जमीन के अंदर रहता था, है ना। तो पत्थरों पे लिखा करते थे, अपनी भाषा में लिखा करते थे। और इसमें लिखा क्या करते थे? पत्थरों पे लिखते क्या थे? तो उस समय की सामाजिक व्यवस्था के बारे में, है ना। उस समय की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, या फिर राजा के कारनामों के बारे में लिखा जाता था। मान लिया जाए अशोक, तो अशोक के बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। पहले के राजाओं ने पत्थरों पे जो कुछ भी अपने बारे में, अपने साम्राज्य के बारे में, अपने राजनीतिक स्थिति के बारे में, अपने प्रशासनिक स्थिति के बारे में जो कुछ भी लिखा करते थे,
उन्हीं को क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। और इससे अभिलेखों से हमें भिन्न भिन्न राजाओं की जानकारी भी प्राप्त होती है कि कौन राजा कैसा था। जैसे अशोक ने लिखवाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी लिखवाया, बहुत सारे राजाओं ने लिखवाया है। तो आइए देखिए क्या कहता है कि पत्थरों या धातु पर, है ना, लिखे गए लेख को क्या कहते हैं? अभिलेख। जैसा कि मैंने ये बताया कि अभिलेख किसके ऊपर लिखे जाते थे? पत्थर या धातु पे। कहता है अभिलेख से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यदि प्राचीन इतिहास की जानकारी लेना हो तो आप किससे ले सकते हैं? अभिलेख से ले सकते हैं। पत्थरों पे लिखे गए लेख से हम प्राचीन इतिहास की जानकारी ले सकते हैं, जिसमें क्या होता है? अभिलेख से शासन और उनके द्वारा शासक, है ना, शासक और उनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी मिलती है। यानी कि कौन राजा ने क्या किया, कितना बेहतरीन विकास किया, है ना, उन सारी चीजों की जानकारी हम लोग अभिलेख से प्राप्त कर सकते हैं। अभिलेखों का इतिहास, लेखन और सांस्कृतिक अध्ययन में बहुत महत्व है बच्चों। तो इस तरह से अभिलेखों को पढ़ने से हमारा सांस्कृतिक इतिहास, लेखन, सभी चीजों की जानकारी अच्छे से हमें क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए, है ना। क्वेश्चन नंबर, अच्छा 8 यहाँ से, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? पुरातत्व। पुरातत्व जैसा कि मैंने भी बताया, पुरातत्व क्या होता है? पुरातत्व होता है कि खनन से प्राप्त सामग्री। उत्खनन मतलब खुदाई, उत्खनन मतलब, तो पहले के इतिहासकार लोग उसको, जैसे हड़प्पा सभ्यता का पता लगा, किससे पता लगा? खुदाई से। तो उत्खनन से जो जो सामग्री प्राप्त है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। उत्खनन से जो जो सामग्री प्राप्त हुआ है, उन सारे सामग्री को हम पुरातत्व कहते हैं। ठीक है। तो खुदाई से जो भी सामग्री, और खुदाई से जैसे मुहर, पहले के समय में क्या प्राप्त होते थे? सिक्के प्राप्त होते थे। खुदाई से क्या प्राप्त होते थे? सिक्के, है ना। खुदाई से क्या प्राप्त होता था? मुहर प्राप्त होता था। खुदाई से अनेक प्रकार के उस समय के इतिहास की जानकारी का अनेक प्रकार के स्रोत पता चलता था। तो क्या था, देख सकते हैं, खुदाई से प्राप्त सामग्री को क्या कहते हैं? अर्थात वह विज्ञान है, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के, है ना, पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान को क्या करते हैं? प्राप्त होता है। मतलब क्या है? पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में ये सारी जो सामग्री होती है कहाँ पाई जाती है? पृथ्वी के अंदर होता है। ठीक है। जो कभी होता था, कभी किसी कारण बस पृथ्वी के अंदर दब गया, है ना, तो पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री की खुदाई करना पड़ता है। और खुदाई करके अतीत के लोग, यानी बीती हुई बातों को, भौतिक जीवन का, उनके जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है? पुरातत्व। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, ध्यान में रखना है। मेनली आपको ये समझना कि खुदाई से जो भी सामग्री प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? पुरातत्व। तो पुरातत्व से किसी भी समय के इतिहास का पता चलता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास की जानकारी पुरातत्व सिक्के, मुहरों से प्राप्त हो जाती है ना। तो या फिर किसी राजा के बारे में भी पुरातत्व से हमको पता चल सकता है। तो बच्चों ये आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं। 10 नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या है? कार्बन 14 विधि क्या है ना। एक पद्धति है कार्बन 14। कार्बन 14 एक पद्धति है जिससे पुराने अवशेष, आज से 10,000 वर्ष पुराना, 20,000 वर्ष पुराना, है ना, पुराने अवशेष के समय का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण होता है? समय का निर्धारण होता है। जो हम लोग किस पद्धति से करते हैं? कार्बन 14 पद्धति से। कार्बन 14 पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिससे हम लोग पुराने से पुराने अवशेषों के समय का, काल की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि कोई वस्तु कितना पुराना। जैसे मान लिया जाए खुदाई से कोई वस्तु निकला, है ना, और जब वस्तु निकला तो उसकी कितना साल पहले वो वस्तु हुआ करता था, उसकी जानकारी किस पद्धति से होती है? तो कार्बन 14 पद्धति से इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। देखिए क्या है, कहता तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को बोला जाता है कार्बन 14 विधि।
है ना। तिथि निर्धारण कहने का मतलब है कि कोई वस्तु कितना साल पुराना था, है ना, कितना समय पुराना था, उसकी तिथि का निर्धारण करने में कार्बन 14 विधि का प्रयोग किया जाता है। कहता है इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में, है नहीं, अमृत वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 सामान्य मात्रा में पाया जाता है। कार्बन की दो समस्थानी होता है प्यारे बच्चों, एक होता है केमिस्ट्री में पढ़े होंगे 6C12, एक होता है 6C14। तो वही बता रहा है यहाँ पे कि किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। कहता मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है ना। कार्बन की जो समस्थानिक 12 है वह स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 की मात्रा कम होने लगती है। 6C14 कार्बन 14 जो है समस्थानिक है, उसकी मात्रा क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीन माना जाता है। आपको आप यहां से समझ में आ गया होगा कि किसी भी जीवित वस्तु में दो प्रकार से कार्बन उपस्थित होता है, एक होता है कार्बन 12 के रूप में और एक कार्बन 14 के रूप में। तो कोई भी वस्तु जब मृत अवस्था में जाता है या विनाश की अवस्था में जाती है तो कार्बन 12 तो यहाँ पे उपस्थित होता है, लेकिन कार्बन 14 की मात्रा धीरे 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 कमने लगती है। और जिस कार्बन में, है ना, जिस कार्बन की मात्रा, जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी कम हो जाती है वह उतना ही प्राचीन माना जाता है। मतलब ओवरऑल आपको इस विधि से आपको यह समझ में आया कि कार्बन 14 विधि वह विधि है जिससे किसी भी वस्तु के काल का निर्धारण, तिथि का निर्धारण और समय का निर्धारण को कर सकते हैं। ठीक है, आ गई समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। 11 है उत्खनन से बच्चों क्या समझते हैं, उत्खनन से आप क्या समझते हैं, उत्खनन है क्या, उत्खनन से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि धरातल से खुदाई करके, है ना, धरातल से खुदाई करके जो पुरातात्विक सामग्री प्राप्त करना ही उत्खनन कहलाता है। उत्खनन क्या कहलाता है, खुदाई से जो सामग्री प्राप्त करना, है ना, खुदाई। पुरातत्ववेता लोग, इतिहासकार, पुरातत्ववेता लोग उत्खनन करते हैं और उत्खनन करना, उत्खनन करके खुदाई से जो पुरातत्व सामग्री प्राप्त करती है और यही क्रिया क्या कहलाती है, उत्खनन कहलाती है। आइए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि हड़प्पा कालीन सिंचाई के दो साधनों को बताएं, है ना। हड़प्पा काल में कौन कौन से ऐसे सिंचाई के साधन थे। तो सबसे पहले देख लीजिए, याद रखिएगा दो चीज, एक तो था आपका जलाशय, जलाशय में आपका नहर सबसे प्रमुख था। यानी हड़प्पा काल में सिंचाई का सबसे प्रमुख यदि कोई प्रमाण मिला है नहर, और नहर का प्रमाण मिला था बच्चों धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता में एक स्थान है धौलावीरा, यहीं से नहर का प्रमाण मिला है। तो देखिए हड़प्पा कालीन सिंचाई के दो प्रमुख साधन है, एक है आपका नहर और दूसरा था जलाशय, यानी तालाब। कहता धौलावीरा से नहर और जलाशय दोनों का प्रमाण मिला है। तो याद रखिएगा, एक था जलाशय और दूसरा था नहर, जो हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई, सिंचाई माने खेतों को सींचने का काम करने के लिए दो व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता में, एक था आपका जलाशय और दूसरा था आपका नहर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि हड़प्पा के 4 प्रमुख केंद्रों का नाम बताएं। ऐसे तो मैंने बताया कि हड़प्पा में कुल 1500, लगभग हड़प्पा सभ्यता में कुल लगभग 1500 नगर खोजे गए थे, लेकिन जो मेन में नगर था, मेन में नगर था 4 ही था बच्चों। एक था आपका सबसे पहला आपका हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला नगर था हड़प्पा, दूसरा आपका मोहनजोदड़ो था, जो मेन नगरों में से, मुख्य नगरों में से आते हैं मोहनजोदड़ो। ठीक है, तीसरा जो नगर था आपका वो था आपका लोथल, तीसरा जो नगर था आपका क्या था, लोथल था, और चौथा था आपका कालीबंगा। ठीक है,
कालीबंगा चौथा नगर था। हड़प्पा के बारे में मैं बात करूं तो हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। कौन थे बच्चों? दयाराम साहनी हड़प्पा के खोजकर्ता थे, है ना। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे? राखलदास बनर्जी थे, राखलदास बनर्जी थे। उसी तरह से लोथल के कौन थे? रंगनाथ राव थे। लोथल के खोजकर्ता कौन थे बच्चों? रंगनाथ राव। और कालीबंगा, कालीबंगा के दो लोग, एक थे बीबी लाल ब्रिजवासी लाल और एक थे आपका बीके थापर, है ना। इन दो लोगों ने हड़प्पा की क्या किया था? खोज किया था। हड़प्पा सभ्यता के ये क्या थे? खोजकर्ता थे। तो हड़प्पा सभ्यता के, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों का नाम बताइए। तो सबसे पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा कालीबंगा, चौथा लोथल। ऐसे बहुत सारे नगर थे। सुरको तदा था, है ना, सुतका गेंडोर था, धौलावीरा था, बहुत सारे नगर थे, बहुत सारे नगर थे। लेकिन ये 4 जो नगर था वो सबसे महत्वपूर्ण नगर था, जो किस सभ्यता से आता है? हड़प्पा सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, लोथल कहाँ है बच्चों? है ना, लोथल कहाँ है और इतिहास में इसका क्या महत्व है? तो जैसा कि याद रखिएगा, है ना, क्या याद रखना, यहाँ पे आ जाइए। लोथल, सबसे पहले लोथल के बारे में कुछ याद कर लीजिए। लोथल जो कहाँ है? आपका गुजरात में है, गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में, अहमदाबाद जिले में स्थित है। ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे बसा है? भोगवा नदी के किनारे। इस नदी के किनारे भोगवा। लोथल के खोजकर्ता कौन थे बच्चों? रंगनाथ राव, रंगनाथ राव। और क्या महत्व है लोथल का? हड़प्पा सभ्यता में क्या महत्व है? तो लोथल एक प्रकार का बंदरगाह स्थल था, है ना। कैसा स्थल था? बंदरगाह स्थल। बंदरगाह स्थल किसको कहते हैं? है ना, बंदरगाह स्थल उस स्थल को कहा जाता है बच्चों जहां से आयात और निर्यात, यानी कहने का मतलब है कि जहां पे व्यापारिक जहाज या फिर उसको कह सकते हैं समुद्री जहाज जिस जगह पर आकर के रुकती है उसी को बंदरगाह स्थल कहा जाता था। तो कहा जाता है कि लोथल सिंधु सभ्यता का एक बहुत बड़ा एकमात्र और मात्र बंदरगाह स्थल था। ऐसे एक स्थल और था जिसका नाम था आपका सुरको तदा। ठीक है। और एक और यदि महत्व की बात किया जाए तो लोथल का गोदीवाड़ा सबसे महत्व था। ये भी एक प्रकार का कहा जाए तो अनाज का यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गोडाउन थे, जहां पे भी समुद्री जहाज आकर के रुकती थे, है ना। और ये एक प्रकार का अनाजों के संग्रह के लिए जाना जाता था लोथल। तो आई बात समझ में? तो इतने सारे बातों को यदि आप लिख देते हैं तो बिल्कुल आपका आंसर डिट्टो हो जाएगा। आइए इसके आंसर के ऊपर आते हैं। देखिए कहता है लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है और यह कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहता है इस स्थल के खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव थे। और चूंकि लोथल किस लिए जाना जाता है? तो बंदरगाह नगर के रूप में ना जाना जाता है, बंदरगाह नगर के रूप में प्रसिद्ध है। ये ऑब्जेक्टिव पूछता क्वेश्चन कि भारत का सबसे, है ना, भारत का बंदरगाह स्थल, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह स्थल कौन था? तो वो था आपका लोथल। कहता लोथल से देखिए मनके मिले हैं, है ना, मनके बनाने का कारखाना का प्रमाण मिला था। मनका, है ना, जो गले में पहना जाता है उस तरह से मनके या मोती उसको कह सकते हैं। और दूसरा लोथल का गोदीवाड़ा सबसे प्रसिद्ध है। सबसे, अभी जैसे मैंने बताया, लोथल का गोदीवाड़ा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि यह भी एक प्रकार का क्या था? एक प्रकार का बंदरगाह स्थल, है ना। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी और यदि एग्जाम में आएगा तो हूबहू आपको इसी तरह से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आप देख सकते हैं। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख समकालीन सभ्यता का नाम लिखा। यानी कहने का मतलब है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उस समय और भी कोई सभ्यताएं थी? तो जी बिल्कुल था। एक था आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। एक कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है। और दूसरी सभ्यता कौन थी? मिस्र की सभ्यता। याद रखिएगा, दो ऐसी सभ्यताएं थी बच्चों जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में था। तो वो था, एक था मेसोपोटामिया और दूसरी थी मिस्र की सभ्यता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5
कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं दो विशेषताओं को उल्लेख करें, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार की सुनियोजित नगरीय सभ्यता थी। सुनियोजित नगरीय कहने का मतलब है कि इसके जो मकान होते थे बिल्कुल एक साइज में, एक लेवल में बनता था, है ना। नलियां जो होती थी गलियों से कनेक्ट होती थी और हर मकान नली से कनेक्ट होता था। और एक देखिए इसी में और आपका है कि हड़प्पा सभ्यता को जल निकासी प्रणाली सुनियोजित व्यवस्था, ये भी हम आपको बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता की दूसरी विशेषता थी यहाँ की जल निकासी की एक प्रणाली जबरदस्त थी, जो कि आज अब हमारे यहाँ ऐसा देखने को मिल रहा है कि हर गांव में हर गली नली के साथ कनेक्ट हो रहा है, अन्यथा बहुत सारी समस्याएं हो जाती थी। गली में ही नली बहता था जिसके चलते बहुत सारी समस्या। लेकिन सोच के देखिए आज से तकरीबन कितना साल, 5000 वर्ष पहले की ये कहानी है कि हड़प्पा सभ्यता में एक प्रकार का सुनियोजित नगर था। सुनियोजित नगर कहने का मतलब है कि नगर बिल्कुल एकदम शहर के जैसा होता था। और दूसरी चीज कि यहाँ पे दो प्रकार के नगर बनते थे, गढ़ी और दुर्ग। जैसे मान लीजिए एक प्रकार का गली है तो देखिए इस प्रकार का नगर होता था, एक बिल्कुल लाइनिंग से, जैसे तैसे तितर बितर यहाँ पे नहीं होता था। तो कहने का मतलब ये दो विशेषताएं थी, इसकी हड़प्पा सभ्यता की दो विशेषताएं थी। नेक्स्ट है हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। हड़प्पा लिपि याद रखना है, हड़प्पा की लिपि बहुत चित्रात्मक थी। कैसे लिपि थी, बहुत चित्रात्मक, जो किधर से किधर लिखा जाता था, दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, दाई से बाई। हालांकि यह एक ऐसी लिपि है बच्चों जिसको किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है, और यही एक लिपि है जिसको अभी तक भारतीय इतिहासकारों ने नहीं पढ़ पाया है। तो कहता है हड़प्पा सभ्यता की लिपि बहुत चित्रात्मक लिपि थी, और यह एक प्रकार की रहस्यमयी लिपि है। रहस्यमय लिपि मतलब जिसको अभी तक आज तक पढ़ा नहीं जा सका। इसे किधर लिखा जाती थी, दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, है ना। दाएं से यानी इधर से शुरू करते थे और इधर की ओर जाते थे, है ना। इधर से लिख करके इधर से लिखा करते थे। कहता है इस लिपि में चिन्हों की संख्या तकरीबन 375 से 400 ऐसे चिन्ह मिले थे इस लिपि में। लेकिन आज तक किसी भी इतिहासकार ने इस लिपि को आज तक नहीं पढ़ पाया है। समझ में आई बात। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए किन किन पदार्थों का प्रयोग, तो बहुत सारे, है ना, बहुत सारे सुंदर सुंदर पदार्थों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए भिन्न भिन्न पदार्थों का प्रयोग में लाया जाता था बच्चों। इनमें से सुंदर लाल रंग की कार्निलियन, है ना, सुंदर सुंदर और लाल रंग के कार्निलियन पत्थर होता था, जैस्पर होता था, स्फटिक होता था, आदि अनेक प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। किसको बनाने के लिए, मनके बनाने के लिए। कहीं कहीं पे तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं और शंख, फयांस तथा पक्की मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता था मनके बनाने के लिए। तो इन सारी चीजों का प्रयोग किया जाता था, है ना। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए इन सारे वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, है ना। कहता है हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था थी, है ना। हड़प्पा सभ्यता में सड़क जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार की व्यवस्था थी बच्चों। तो कहता है हड़प्पा सभ्यता में सड़कों की समुचित व्यवस्था, पक्की सड़क थी। अब सोच के देखिए ना, जब गलियां पक्की थी तो सड़कें भी कैसी होगी, पक्की सड़कों की व्यवस्था थी। कहते सड़कें एवं गलियां ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाया जाता था। ग्रिड पद्धति क्या है देखिए, है ना, ये आप देख सकते हैं, है ना, ये आपका सड़क था, है ना, ये एक प्रकार का ग्रिड पद्धति है। इस तरह से ग्रिड पद्धति कहने का मतलब है, याद रखिएगा, ग्रिड पद्धति का मतलब है कि गलियां जो है एक दूसरे के साथ किस पे, समकोण पे काटती है। समकोण यानी कि 90 डिग्री पे काटती। देखिए हर जगह पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। इसी को ग्रिड प्रणाली कहते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है सड़कों और गलियों को बनाने में, ये सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, वही कह रहा है यहाँ पे कि सड़क एवं गलियां ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाया गया था। ग्रिड पद्धति कहने का मतलब है यहाँ की सड़कें एक दूसरे को कहां पे काटती थी, समकोण पर काटती थी बच्चों। और हड़प्पा में
सड़कों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। आज जितना साफ सुथरा आपको सड़क नहीं दिखता है, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों की सफाई पे, सड़क क्या, गलियों नलियों सबकी सफाई पे विशेष ध्यान दिया करते थे। एकदम साफ सुथरा उस समय का क्या होता था, सड़क हुआ करता था। आइए क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कहता है लोथल का जो गोदीवाड़ है उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका है कि सिंधु सभ्यता में लोथल के उत्खनन से एक विशाल जलकुंड, गोदीवाड़ा जो था एक प्रकार का क्या था, एक प्रकार का जलकुंड था, है ना, एक प्रकार का क्या था, जलकुंड था जिसका प्रकाश आया है। रंगनाथ राव ने इसे गोदीवाड़ा नाम दिया है। इसका क्या नाम दिया है, गोदीवाड़ा नाम दिया था। ठीक है, कहता है इसकी लंबाई 218 मीटर, चौड़ाई 37 मीटर तथा गहराई इसकी कितनी थी, 3.3 मीटर इसकी गहराई थी। और यह जो गोदीवाड़ा होता था बच्चों, वह पकी हुई ईंटों का बना होता था, जिसके उत्तर में, है ना, उत्तर में एक प्रकार का 14 प्रवेश द्वार थे। तो ये था आपका लोथल का गोदीवाड़ा। जैसा कि मैंने पहले बताया, एक प्रकार का जलकुंड था, है ना, एक प्रकार का बंदरगाह स्थल भी हम इसको कह सकते हैं, जो कहां था, ये आपका लोथल का गोदीवाड़ा था। तो आई होप बच्चों कि आपको आज का ये जो सेशन है आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। आप यदि समझ में, तो एक नहीं दो तीन जितना बार आप इसको देख सकते हैं वीडियो को। और आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक करिए बच्चों, शेयर करिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा, है ना, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि आपको वहां से, है ना, उनको भी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ज्यादा फायदा हो। चलिए तो फिर मिलेंगे, है ना, इस चैप्टर के अगले सेशन में, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए बच्चों। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।